इस मानिकचक के जनसभा में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में भाग लेने वाले और हमारे मंच पर विराजमान हमारी सांसद बहन लॉकेट चटर्जी जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री सायंतन बसु जी, हमारे गोविंद चंद्र मंडल जी जो जिला के अध्यक्ष हैं, और गौर चंद्र मंडल जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, और हमारे सुभाष यादव जी जो हमारे कार्यक्रम के इंचार्ज हैं, और पत्रिवा कुमार जी दास जो कन्वीनर हैं, और यहाँ प्रोटोकॉल को मानते हुए बड़ी संख्या में आए हुए हमारे मानिकचक के माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे प्यारे नौजवान साथी, आज सबसे पहले तो मैं जब मानिकचक के अपने भाइयों के साथ चर्चा कर रहा हूं तो इस देवभूमि जहां जगन्नाथ जी का मंदिर स्थित है, जहां हम देवीपुर राधा गोविंद जी के मंदिर में आराधना करते हैं, ऐसी पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं और नमन करते हुए उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, जब मैं मानिकचक की बात करूं और मैं अपने जीतू संथाल जी, जिन्होंने 1932 में हमारे लैंडलॉर्ड्स, हमारे जमींदारों के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी थी, उनको बिना याद किए हुए बात शुरू करूं तो ये ठीक नहीं होगा। मैं उनको भी नमन करता हूं जिन्होंने अपना सारा योगदान जमींदारी प्रथा के खिलाफ लड़ते हुए आम गरीब आदमी की चिंता की। ऐसे जीतू संथाल जी को भी मैं अपना नमन करता हूं। मित्रों, मैं देख रहा हूं कि चुनाव में जिस तरीके से लोगों का अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से हर फेज में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है, वैसे वैसे ममता जी की बौखलाहट बढ़ रही है। वैसे वैसे ममता जी बौखला रही हैं, और उनकी बौखलाहट टीएमसी के कार्यकर्ताओं के व्यवहार से प्रकट हो रहा है। आज वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने का, धमकाने का, उनको चुनाव में गतिविधि न करें इसका धमकाना, अब ये काम टीएमसी ने पकड़ लिया है और टीएमसी के गुंडों ने पकड़ लिया है। मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जहां तक बंगाल की जनता है, ममता जी वो अब डरने वाली नहीं है। वो आपके तानाशाही से निजात चाहती है, छुटकारा चाहती है, और आने वाले समय में 7वें और 8वें फेज में भी वह इस बात का निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। आपके डराने से डरने वाली नहीं है, वो आगे बढ़ेगी और कमल के निशान पर वो अपना मत देगी। मित्रों, अगर मैं बात करूं, आज मैं आपके साथ यहां दिल्ली से बात कर रहा हूं। इच्छा तो मेरी ये थी कि मैं आऊं और आपसे मिलूं, आपके साथ मिलकर के बातचीत करूं, लेकिन जिस तरीके का कोरोना का संक्रमण फैला है और जिस तरीके से हम लोगों को प्रोटोकॉल फॉलो करना है, हम उसको फॉलो करते हुए आज आपके साथ वर्चुअल रैली के माध्यम से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, हम चुनाव के बाद जरूर आपसे मिलने आएंगे। आपका समर्थन हमको मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। लेकिन मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव के बाद मैं आपसे मिलने आने वाला हूं।
आज ममता जी तरह तरह की बातें उठा रही हैं। कहती हैं वैक्सीन नहीं मिल रही है। ममता जी, अब बंगाल की जनता के सेवा के बीच में रोड़ा मत बनिए। आपने 10 साल बंगाल की जनता को सुविधाओं से वंचित रखा। आज आप वैक्सीनेशन की बात कर रही हैं। जब कोरोना बंगाल में पूरी तरीके से फैल रहा था पिछले साल, उस समय हमने सेंट्रल टीम भेजी थी और आपने उस सेंट्रल टीम को कैद करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गेस्ट हाउस में रखा था, उनको बाहर नहीं निकलने दिया था। आपको कब से बंगाल की जनता की पीड़ा हो गई और आप वैक्सीनेशन की बात कर रही हैं? आप बताइए, अगर वैक्सीनेशन की कमी है तो आप ये आंकड़े हर दिन कहां से भारत सरकार को भेज रही हैं कि इतने वैक्सीन हो गए, इतनी वैक्सीनेशन हो गई, इतने लोगों को वैक्सीनेशन लग गया। एक तरफ आप सेवाएं भी लेती हैं, दूसरी तरफ आप ममता जी प्रधानमंत्री जी को बार बार इस तरीके का उलामा देकर के बंगाल की जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है। लेकिन मैं जानता हूं बंगाल की जनता बहुत प्रबुद्ध है। आपकी हर बात को उसने नकार दिया है। आपने कहा बाहरी भीतरी, बंगाल की जनता ने तय कर लिया कि बाहरी आप हो, क्योंकि आप बंगाल की संस्कृति को नहीं देखती। हम बंगाल की संस्कृति का आदर रख करके चलने वाले लोग। आपने कहा कि हम शासन कर रहे हैं। हमने आपको बताया और बंगाल की जनता ने मान लिया कि आप शासन नहीं कुशासन कर रहे हैं और बंगाल की जनता सुशासन के लिए आतुर हो गई। यह हमको समझना चाहिए। आज वो कहती हैं कि कोविड की देखरेख ठीक ढंग से नहीं हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री कोरोना को लेकर के बैठक बुलाते हैं तो आप वहां क्यों नहीं उपस्थित होती हैं? क्या आप रोकता है आपको? क्या आपका अहम भाव आपको रोकता है? क्या आपका अहंकार आपको रोकता है? क्या कारण है कि प्रधानमंत्री की बैठक में आप उपस्थित नहीं होती? एक ही कारण है कि आपका अहंकार बंगाल की जनता और प्रधानमंत्री जी के बीच में रोड़ा बनने का प्रयास करता है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मानिकचक की जनता को, आप हमें साथ दीजिए। यह रोड़ा 2 तारीख को हट जाएगा और सीधा सीधा संवाद डबल इंजन की सरकार करेगी। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर मैं बात करूं, अभी 3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने फिर से गरीबों की चिंता करते हुए 80 करोड़ की जनता के लिए 5 किलो अनाज देने की व्यवस्था मई और जून महीने का किया है। और ये मई और जून महीने में आपको भी पहुंचेगा। मुझे खुशी है कि मई महीने के प्रथम सप्ताह में हमारी सरकार बन जाएगी, इसलिए ये सुविधा बंगाल की जनता को मिल जाएगा और चौल चोर को जवाब मिल जाएगा। जिन लोगों ने चौल चोर किया था उनको भी जवाब मिल जाएगा। ये हमको समझना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने जिस तरीके से गरीब लोगों के लिए चिंता की है और उनके इस कोरोना संक्रमण के जब ये तीसरा वेव आई है तो उस समय भी गरीबों की चिंता के लिए 80 करोड़ की जनता के लिए 5 किलो अनाज देने की व्यवस्था प्रति व्यक्ति की है। इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, जब मैं बंगाल की चुनाव की बात करता हूं तो मुझे याद आता है मां, माटी, मानुष। कहां चले गए? कहां चले गई ममता जी की वो बात? कहां हुई मां की चिंता? कहां हुई माटी की चिंता? कहां हुई मानुष की चिंता? अगर मैं मां की चिंता करूं तो दीदी कहती है मैं बंगाल की बेटी हूं। दीदी कहती है मैं बंगाल की दीदी हूं। अरे शोभा मुजुमदार भी तो बंगाल की मां थी। 80 वर्ष की महिला को अपने बेटे की जान बचाने के पीछे अपनी जान देनी पड़ी। ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। और बंगाल की जनता माफ नहीं करने वाली है। मां, माटी, मानुष का नारा लगा करके चलने वाले लोग। अगर मैं माटी की बात करूं तो माटी की कहां चिंता हुई? बंगाल जो विकास का एक समय प्रारूप माना जाता था दुनिया में,
वह आज पिछड़ा प्रदेश के रूप में देखा जा रहा है। और इस पिछड़े हुए प्रदेश को देखने के लिए हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ये ऐसे पिछड़े प्रदेश को अग्रगणी बनाने में भारतीय जनता पार्टी को हम सत्ता में लाएंगे तो हमको उसमें से सफलता मिलेगी, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं मानुष की बात करूं तो क्राइम रिकॉर्ड और क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड जो सबसे गड़बड़ बंगाल का है, ममता जी ने क्राइम रिकॉर्ड को देना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई को छुपाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई को न मानने के लिए और देश को सच्चाई बताने से इनकार कर रही थी। ऐसी मां माटी मानुष की बात करने वाले लोग आज जिस तरीके से बंगाल को जिस कागार पर लाकर के खड़ा कर दिया है, उससे निकाल करके लाना आवश्यक है। और यह निकालने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला करके हम कर सकते हैं। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज बंगाल में क्या है? टोलाबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही। तानाशाही इस कदर की हो गई है कि बंगाल के जो हमारे टीएमसी के लोग हैं वो हमारे लोगों को हर तरीके से धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको मालूम चल गया है कि प्रजातांत्रिक तरीके से उन्होंने लड़ाई हार ली है, वो हार चुके हैं। और इसलिए आज वो तानाशाही पर आ गए, वो धमकाने पर आ गए और वो धमकाने के साथ साथ लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। अगर मैं टोलाबाजी करूं तो टीएमसी का कार्यकर्ता और टोलाबाजी ये पर्यायवाची बन गए हैं। कोर्ट मनी, कोर्ट मनी, कोर्ट मनी। इनको आपने आने वाले समय में अपने वोट के माध्यम से इनको आपने कट कर देना है और इनको कट करने के बाद आपको विकास का दरवाजा खुलेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। आज टोलाबाजी हर चीज पर, मकान बनाओ टोलाबाजी, कोई धंधा करो टोलाबाजी, कोई विकास का काम करो टोलाबाजी, अपना जीवन यापन करो टोलाबाजी और तुष्टीकरण। मित्रों, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, 10 साल तक आपने दुर्गा पूजा के विसर्जन को रोकने का प्रयास किया ममता जी। आपने सरस्वती पूजा नहीं होने दी। आपने मुहर्रम मनाया मई महीने में, 30 मई को पिछले साल। अच्छी बात थी, मुहर्रम मनाना चाहिए, लोगों को आजादी होनी चाहिए। लेकिन 5 अगस्त को जब राम जन्मभूमि पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री शिलान्यास कर रहे थे तो उस वक्त आपने बंगाल में कर्फ्यू लगा करके बंगाल की जनता को सदियों से जो आशाएं थी, आकांक्षाएं थी कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बने, उसके शिलान्यास में आपने बंगाल की जनता को रोकने का प्रयास किया। यह अलग बात है कि शिलान्यास हुआ और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आपने उसको रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह तुष्टीकरण आपने किया। और जब चुनाव आए तो आपने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को बोला, जाओ सरस्वती पूजा मनाओ, सरस्वती पूजा मनाओ, घंटी बजाओ, घंटी बजाओ। अरे घंटी तो बज गई, 10 साल आपने घंटी बजने नहीं दी, अब घंटी बज चुकी है। 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बंगाल में आने वाली है, यह हमको समझना चाहिए। लेकिन आपने रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी किसी तरीके से। अब आप चंडी पाठ कर रही हैं। चंडी का जो विराट रूप है वो आपको 2 तारीख को देखने को मिल जाएगा। लोगों के समझ में आ गया है कि आपने जिस तरीके से शासन चलाया है उसको नकारना और ऐसे लोगों को विदाई नमस्कार कहना यह आवश्यक है। मानिकचक की भी जनता इसको करेगी, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मां की बात कही गई, महिलाओं की बात कही गई। हम जानते हैं क्या कि सबसे ज्यादा महिलाओं का अत्याचार बंगाल में है। सबसे ज्यादा बलात्कार के केस, रेप के केस बंगाल में। सबसे ज्यादा महिलाओं का उत्पीड़न बंगाल में है। सबसे ज्यादा घरेलू अत्याचार बंगाल में है। सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंगाल में है। सबसे ज्यादा देह व्यापार बंगाल में है और सबसे ज्यादा अनरिपोर्टेड केसेस ऑफ रेप
बंगाल में है। मित्रों, आपको इससे निजात दिलाना है और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, महिलाओं पर अत्याचार बंद होगा और महिलाओं को पूरे शान के साथ जीने का अधिकार मिलेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने भी रेप केसेस हुए बंगाल में, कोई भी आदमी उसको सजा नहीं मिली अभी तक। क्यों नहीं? क्योंकि ममता जी कहती थी ये तो छोटी घटनाएं हैं, यानी किसी महिला की आबरू चली जाए, किसी महिला को की इज्जत चली जाए, और ममता जी के लिए वो छोटी घटना थी। आपने भी 2 तारीख को छोटी घटना करनी है और बंगाल से टीएमसी को नमस्कार करना है, विदाई नमस्कार करना है, ये हमको समझना चाहिए। मित्रों, मोदी जी ने आपके विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह अलग बात है कि अभी तक बंगाल में सिंगल इंजन की सरकार चल रही है, यानी मोदी जी जो कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आप बताइए, स्वच्छ भारत 11 करोड़ के लगभग लोगों के लिए इज्जत घर बने, टॉयलेट्स बने, शौचालय बने, और बंगाल में भी 1 करोड़ 14 लाख के आसपास इज्जत घर बने। इसका मतलब कि महिलाएं, लगभग 1 करोड़ 14 लाख महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल करके वह अपने दैनिक जीवन के कार्य के लिए जाया करती। आप समझिए कि मोदी जी ने अगर आपको 1 करोड़ 14 लाख लोगों को इज्जत घर दिया, तो उन्होंने इज्जत घर ही नहीं दिया, महिलाओं को इज्जत दी है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब बातों को गांव-गांव तक जाकर के पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है। अगर मैं बात करूं उज्ज्वला योजना की, और उज्ज्वला योजना में अगर 8 करोड़ लोगों को गैस के सिलेंडर मिले, तो 78 लाख लोगों को पश्चिम बंगाल में मिले। अगर मैं बात करूं आयुष्मान भारत की, 5 लाख रुपए का 50 करोड़ की जनता को हेल्थ का सुविधा मिलनी थी हर साल, 5 करोड़, और बंगाल में लगभग 4 करोड़ 50 करोड़ लोगों को मिलनी थी, और बंगाल के 4 करोड़ 64 लाख लोगों को यह सुविधा मिलनी थी। इस 4 करोड़ 64 लाख के बीच में रोड़ा बन करके खड़ी हुई तो ममता जी खड़ी हुई हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार आएगी और आते ही प्रथम कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला हो जाएगा, और इस फैसले के साथ साथ वहां पर तय हो जाएगा कि आयुष्मान भारत बंगाल में लागू होगा और 4 करोड़ 64 लाख लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। इस बात को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से पिछले 3 साल से देना चाहते थे। आपने उसको रोकने का प्रयास किया। अब वो घड़ी आ गई है, 76 लाख किसान हैं बंगाल में, 76 लाख। अब वो घड़ी आ गई है, आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और आपको जैसे ही 2 तारीख को सरकार हमारी बनेगी, प्रथम कैबिनेट में फैसला होगा, आपको 6,000 रुपए के हिसाब से पिछले 3 साल का बकाया 18,000 रुपए भी 76 लाख किसानों को मिलेगा, और उसके साथ साथ 10,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से आपको मिलने वाला है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जो हमारे लैंडलेस हमारे किसान हैं, उनको साल का 4,000 रुपए मिलेगा, 4,000 रुपए मिलेगा। और जो हमारे किसान हैं, बुजुर्ग हो गए, उनको 3,000 रुपए का, जो 60 साल की उम्र से ऊपर हैं, उनको 3,000 रुपए की पेंशन लगेगी। यह किसानों की चिंता मोदी जी ने की है। लेकिन इसके लिए आपको डबल इंजन की सरकार बनानी पड़ेगी, नीचे भी बीजेपी आएगी, तब जाकर के ये काम होगा। इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, मोदी जी ने यूपीए के टाइम में पहले आपको बंगाल के विकास के लिए 1 करोड़ 32 लाख रुपए मिले थे। 1,32,000 करोड़ रुपए आपको मिले थे। और जब बीजेपी की सरकार आई तो आपको 4 करोड़ 48 लाख रुपए, आपको 4,48,000 करोड़ रुपए आपको मिले हैं। यानी 4 गुना आपको भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर काम विकास के लिए आपको पैसे मिले हैं। अगर मैं बात करूं
तो 53 रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए 48,000 करोड़ रुपए बंगाल को दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं तो 3 सोलार प्रोजेक्ट्स ये भी आपको समर्पित किए गए हैं। और हावड़ा, मधुग्राम और न्यू टाउन, इन तीनों में सोलार प्रोजेक्ट्स को बनाया गया, सोलार सिटी बनाई गई, सोलार पावर सेंटर्स बनाए गए। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी में, सामाजिक सिक्योरिटी में लगभग आपको 21 लाख लोगों को जोड़ा गया है। और उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी जब हल्दा में 7 फरवरी को आए थे तो उन्होंने 4,700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को अपनी हामी भरी थी और उस पर काम शुरू किया था। और जब पीएम साहब हुगली आए थे 22 फरवरी को तो उन्होंने 3,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को, उसको भी अमली जामा पहना करके उनको काम में लगाया था। मित्रों, इस साल के बजट में 675 किलोमीटर की सड़क जो बनने वाली है उसके लिए 25,000 करोड़ रुपए देने की व्यवस्था की गई है। ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर जो खड़गपुर से लेकर के विजयवाड़ा तक जाएगी, उसके लिए अनाउंसमेंट हुई है, उसके लिए पैसे दिए गए हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जिसमें भुसावल, खड़गपुर और दानकुनी को जोड़ा गया है, उसके लिए पैसे की व्यवस्था की गई है। पेतुआ घाट फिशिंग हार्बर के लिए पूर्व मेदिनीपुर में उसके लिए आर्थिक सहायता दी गई है। और उसी तरीके से चाय के बागानों के लिए उत्तर बंगाल में 1,000 करोड़ रुपए इस बार के बजट में प्रधानमंत्री जी ने रखा है। ये चाय के बागानों में जो हमारी महिलाएं काम करती हैं, उनके सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करनी है, उनको पैसे की व्यवस्था करनी है, उनके बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था करनी है, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी है। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। ये हमको समझना चाहिए। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो इस बार उनको मुफ्त हेल्थ केयर मिलेगा, इसकी घोषणा हम लोगों ने की है। इसके साथ साथ उनको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में मुफ्त जाने की व्यवस्था होगी, इसकी हमने घोषणा की है। 5,000 करोड़ रुपए हमने रखा है सिर्फ महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को समर्थन देने के लिए। और इसके साथ साथ जो बच्चियां 18 साल की होंगी उनके लिए, महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक व्यवस्था करने की भी व्यवस्था की गई है। ये हमको समझना चाहिए। इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि आयुष्मान भारत के लिए हमारे 4 करोड़ 64 लाख लोगों को ये व्यवस्था तो मिलेगी, लेकिन साथ ही आशा वर्कर्स जो 4,500 रुपए उनको प्रति माह मिलता है, उनको प्रतिवर्ष 6,000 रुपए मिलेगा, इसकी भी व्यवस्था की गई है। युवाओं के लिए 25 लाख रुपए के हिसाब से 10,000 स्टार्टअप शुरू होंगे बंगाल में, इसकी भी व्यवस्था की गई है। और उसी तरीके से जब मैं इस इलाके की बात करता हूं तो मुझे मालूम है कि गंगा के कारण यहाँ पर बहुत बड़ा इरोजन हुआ है। लगभग 2,000 परिवार इसके कारण नुकसान में पड़े हैं। उनकी व्यवस्था करना भी भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है, वो भी हम करेंगे। हम उनके लिए जॉब्स की व्यवस्था भी करेंगे, उनको रोजगार मिल सके इसकी भी हम चिंता करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम हर तरीके से, सड़क बननी चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं होनी चाहिए, पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए, दवाई की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब चीजें हम मानिकचक में जरूर करेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। मैं यहाँ पर आपसे श्री गौरचंद्र मंडल जी के लिए समर्थन मांगने के लिए आया। गौरचंद्र मंडल जी जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं और जमीन के आदमी, जमीन से जुड़े हुए, समाज के सुख दुख में रहते हैं, ऐसे गौरचंद्र मंडल जी का समर्थन करना हमारी जिम्मेवारी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप गौरचंद्र मंडल जी को आप अपना बहुमूल्य वोट दें, कमल खिलाएं, ईवीएम की मशीन पर कमल का बटन दबाएं और गौरचंद्र मंडल जी को जब आप भेजेंगे, आपको मालूम है इन्होंने हर तरीके के कैंप लगा करके लोगों की सेवा की है। ऐसे गौरचंद्र मंडल को आशीर्वाद देना ये आपकी और हमारी प्रमुख जिम्मेवारी होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस काम को पूरा करेंगे और इतनी धूप में, इतनी गर्मी में भी आप सब लोग आए और आपने मुझे इतने दूर से सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं चुनाव खत्म होने के बाद मैं जरूर आपके पास आऊंगा और आपसे बातचीत भी करूंगा, आपसे मिलूंगा भी और
गौरचंद्र मंडल जी को निश्चित रूप से मेरा आशीर्वाद भी रहेगा और वो यशस्वी हों, जीते आपके आशीर्वाद से, नया बंगाल, सोनार बंगाल, असोल परिवर्तन के लिए काम करें, यही मेरा आपसे निवेदन है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी की बताई बात पर असोल परिवर्तन करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और वहां से आप गौरचंद्र मंडल जी को चुनाव जिताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।